मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है डिपोलराइजेशन। इसमें 4 स्टेप होते हैं। एसए नोड डिपोलराइजेशन, एवी नोड डिपोलराइजेशन, एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। तो एट्रियम और वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन सेम होती है, तो आज हम एट्रियम और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन पढ़ेंगे। एसए नोड, एवी नोड और यहाँ पे होती है कैरोटिड बॉडी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उसकी डिपोलराइजेशन कैसे होती है। ठीक है, तो मेनली एट्रियल डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन दोनों सेम होती हैं। तो मैंने यहाँ से वेंट्रिकल से कोई भी एक सेल निकाला है, जो कि मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखा दिया है आपको। ठीक है, तो हम इसको स्टडी करते हैं कि ये कैसे होता है। ये 3 टाइम थिकर होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है राइट से। ठीक है, यानी राइट जो है वो 1/3 थिक होगा, और ये जो है ये 3/3 मेन के 3 टाइम्स थिकर होगा लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 2 सेल्स होते हैं मेन के, जो भी हमारे हार्ट में सेल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ एक गैप के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं, जिसको बोलते हैं हम गैप जंक्शन। ठीक है, इस गैप जंक्शन से लिटिल बिट सोडियम आगे मूव ऑन होती है। ठीक है, ये सोडियम मूव ऑन होने से क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है एक सेल, हार्ट सेल का, वो होता है 90 -90। ठीक है, तो ये -90 आएगा जब सोडियम पॉजिटिव आयंस इसमें थोड़े से इंटर होंगे। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि जब सोडियम थोड़े से इंटर होंगे तो -90 से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ये थ्रेश होल्ड तक मूव कर देगा। थ्रेश होल्ड क्या होता है? थ्रेश होल्ड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर, मैं -70 लिख लेता हूँ, सॉरी पेन इज़ नॉट वर्किंग में भी। अच्छा, -70 पे जब पहुंच जाता है तो हमारा ये जो सोडियम चैनल होते हैं सेल के बाहर की तरफ, ये ओपन हो जाते हैं। जब ये ओपन होते हैं तो बहुत सारा सोडियम सेल के अंदर मूव करता है। ठीक है, जो कि हमारा इसको डिपोलराइजेशन हैपन यानी अकर करवा देता है, डिपोलराइजेशन हो जाती है सेल की। ठीक है, तो ये मैंने इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी शो की है कि ये -90 है, तो यहाँ से थोड़ा सा सोडियम इंटर हुआ बाय द गैप जंक्शन, तो ये -70 पे पहुँच गया। जब -70 पे पहुँचा तो हमारे पास ये सोडियम सेल्स जो है, चैनल्स जो हैं, ये ओपन हुए और बहुत सारा सोडियम इन्फ्लक्स हो गया। ठीक है, जब सेल के अंदर बहुत सारा सोडियम आ जाएगा तो फिर क्या होगा कि ये हमारा ग्राफ ऊपर मूव कर जाएगा, मीन कि इसकी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा जब ये एक फुली डिपोलराइज हो जाएगा, मीन के इसका जो थ्रेश होल्ड, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है थ्रेश होल्ड पर गया, थ्रेश होल्ड से डिपोलराइज हो गया सेल। फिर क्या होगा नेक्स्ट, जब ये यहाँ इस पॉइंट पर पहुँच जाता है तो फिर जो इसके अंदर, हमने सुना है कि जो पोटाशियम होते हैं वो, सेल इज़ अ बैग ऑफ पोटाशियम। ठीक, तो बहुत सारा पोटाशियम अंदर जो है सेल के वो जमा होता है। ठीक है, तो क्या होगा जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये सोडियम सॉरी पोटाशियम बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने पोटाशियम चैनल बनाया है। ठीक है, तो इसके थ्रू ये बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये थोड़ा सा बाहर जाता है, मीन के अ लिटिल बिट मूव आउटसाइड, एक थोड़ा सा जब मूव बाहर करता है तो ये यहाँ तक ग्राफ आ जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर जो कैल्शियम होता है बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा, वो कैल्शियम इन्फ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ आ रही है कि ये पॉइंट्स कैसे हुए। फर्स्टली सोडियम आया, फिर पोटाशियम बाहर जाना स्टार्ट हुआ, फिर कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट हो गया। तो जब कैल्शियम अंदर आ रहा है तो ये मीन के ये यहाँ से, यहाँ पे पॉजिटिव था, फुली पॉजिटिव सेल, तो यहाँ से ये पोटाशियम बाहर जाना स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ आया। ठीक है, फिर कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट हो गया तो कैल्शियम और पोटाशियम लेवल पे हो गया। ठीक है, जितना कैल्शियम बाहर जा रहा है उतना पोटाशियम पॉजिटिविटी अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक फेज़ बन गया यहाँ तक। ठीक है, इस फेज़ को बोलते हैं प्लेटो फेज़। प्लेटो फेज़ क्या होता है कि जब हमारे पास किसी भी सेल में पोटाशियम बाहर जा रहा हो और कैल्शियम अंदर आ रहा हो और उसकी मिकदार बराबर हो जाए आफ्टर डिपोलराइजेशन, तो हम उसको बोलते हैं प्लेटो फेज़। ठीक है, फिर एक स्टेप आता है जहाँ पे हमारी जो कैल्शियम अंदर आ रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है। कैल्शियम के अंदर आना जब रुक जाता है तो उसके बाद ये हमारा पोटाशियम बाहर जाना जारी रखता है, और फिर अगेन ये हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी ना बेस है बिल्कुल, कि एक कोई भी सेल, हार्ट सेल जो है डिपोलराइज कैसे होता है। ये ईसीजी की भी बेस है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आप ईसीजी इजीली कर लेंगे, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि हार्ट कंट्रैक्ट कैसे करता है। ठीक है, फर्दर इसी में, इसी जो कैल्शियम अंदर इन्फ्लक्स हो रहा है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कैल्शियम जो अंदर आता है वो किस तरह एक सेल को कंट्रैक्ट करवा देता है। ठीक है, तो ये हमारा डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम और वेंट्रिकुलर सेम टू सेम है, और इस तरह हो गए ये। इसका अगर कोई ग्राफ होगा तो वो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये थ्रेशोल्ड,
ये डिपोलराइजेशन, प्लेटो फेज, अगेन बैक टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अगेन गॉन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अगेन थ्रेशोल्ड, अगेन डिपोलराइजेशन, अगेन प्लेटो फेज एंड अगेन। ग्राफ तकरीबन इस तरह का बनेगा, ठीक है। ये जो एट्रियम और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का होता है, जो हमारे पास एस नोड और ए नोड होते हैं उनका ग्राफ और तरह का होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह और हम उसको किस तरह स्टडी करते हैं या किस तरह का ग्राफ क्रिएट होता है और क्यों उसके ग्राफिकली चेंजेस होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए यही था। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।